दशकों तक। मतलब अगर कोई सैन्य पायलट 80 मील प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ते हुए किसी चीज को अचानक 90 डिग्री का मोड़ लेते हुए रिपोर्ट करता था तो उसे अक्सर मति भ्रम या थकान मानकर सीधे ग्राउंड कर दिया जाता था, क्योंकि विज्ञान के हिसाब से ऐसा होना लगभग असंभव था। बिल्कुल। लेकिन 2026 में अमेरिकी सरकार ने अचानक ऐसे ही दर्जनों मामलों के सेंसर डेटा को एक पब्लिक सर्वर पर अपलोड कर दिया है और इसे नाम दिया है रिलीज 01। हाँ, दशकों की वो जो रणनीतिक अस्पष्टता थी ना, उसके बाद हम अब आधिकारिक यूएपी डिक्लासिफिकेशन के युग में आ चुके हैं। सही कहा। और आज की इस विस्तृत चर्चा में हमारा मिशन यही है कि हम 2026 के इन्हीं नए यूएपी दस्तावेजों, परस्यू पहल, नए एनडीएए कानून और अमेरिकी कांग्रेस की उस बहुत ही विस्फोटक सुनवाई के सटीक तथ्यों को समझें। और इस डेटा में गहराई से उतरने से पहले एक बात स्पष्ट कर देना बहुत जरूरी है। हाँ, इस गहन विश्लेषण को सुनने वालों के लिए मैं ये साफ कर दूं कि इन आधिकारिक दस्तावेजों में डोनाल्ड ट्रंप, तुलसी गैबार्ड और पीट हेग्सेथ जैसी राजनीतिक हस्तियों के नाम केवल आधिकारिक प्रक्रियाओं के संदर्भ में आए हैं। बिल्कुल, हमारी ये चर्चा पूरी तरह से निष्पक्ष है। इसका उद्देश्य किसी भी राजनीतिक पक्ष का समर्थन या विरोध करना नहीं है। हम सिर्फ उन तकनीकी तथ्यों को सामने रख रहे हैं जो इन दस्तावेजों में हैं। चलिए तो इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। 19 फरवरी 2026 के राष्ट्रपति निर्देश के बाद 8 मई को परस्यू पहल आधिकारिक रूप से लॉन्च की गई। परस्यू यानी प्रेसिडेंशियल अनसीलिंग एंड रिपोर्टिंग सिस्टम फॉर यूएपी एनकाउंटर्स। और यहाँ जो बात सबसे हैरान करने वाली है वो ये है कि इसका नेतृत्व कोई एक अकेली एजेंसी नहीं कर रही है। हाँ, मतलब डिपार्टमेंट ऑफ वॉर, जो पहले रक्षा विभाग था, और ओडीएनआई इसके शीर्ष पर है, और साथ ही एफबीआई, नासा, ऊर्जा विभाग और आरओ सब एक साथ काम कर रहे हैं। एजेंसियों का ये तालमेल ही सबसे बड़ा संकेत है। मतलब सरकार इसे अब केवल मौसम के गुब्बारों या रडार की गड़बड़ी के रूप में नहीं देख रही है। ये अब उच्च स्तरीय राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है। बिल्कुल। और जो डेटा सामने आया है ना war.gov यूएफओ पोर्टल पर, उसमें 162 दस्तावेज हैं, 120 पीडीएफ, 28 वीडियो और 14 तस्वीरें। और ये कोई लीक हुई जानकारी नहीं है। ये वो कच्चा डेटा है जो दशकों तक सीक्रेट नेटवर्क में दबा हुआ था। लेकिन जब हम इस पूर्ण पारदर्शिता के दावे को देखते हैं ना, तो एक अजीब सा विरोधाभास दिखता है। मतलब 162 में से 108 फाइलों में अभी भी रिडैक्शंस है। कई हिस्सों को काला किया गया है। हाँ, वो काले बॉक्स जो जानकारी छुपाते हैं। वही तो। अगर सरकार कह रही है कि पूर्ण पारदर्शिता है, तो इतने बड़े हिस्से को अभी भी काले पेन से क्यों छुपाया जा रहा है? क्या ये वाकई पूरी पारदर्शिता है? देखिए, ये एक ऐसा सवाल है जो हर कोई पूछ रहा है। लेकिन अगर हम रिडक्शन पैटर्न को ध्यान से देखें तो उन्होंने यूएपी की प्रकृति, उसके आकार या गति को नहीं छिपाया है। अच्छा, तो फिर छिपाया क्या है? उन्होंने केवल गवाहों के नाम और संवेदनशील सैन्य ठिकानों की जानकारी छिपाई है। ये वैसा ही है जैसे कोई पुलिस किसी अपराध स्थल की तस्वीर जारी करे लेकिन गवाह का चेहरा ब्लर कर दे। समझ गई। मतलब हथियार या तरीके को नहीं छिपा रहे, बस गवाह की पहचान बचा रहे हैं। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये पूरा डेटाबेस अनिर्णित मामलों का है। सरकार खुद मान रही है कि उनके पास डेटा है, लेकिन वे नहीं जानते कि ये चीजें भौतिकी के नियमों को कैसे तोड़ रही हैं। और ये जो अनिर्णित डेटा है, ये सिर्फ आज का नहीं है। मतलब ये दस्तावेज हमें इतिहास में भी ले जाते हैं। रिलीज 01 में एफबीआई की एक खास फाइल है 62-HQ-83-894। हाँ, ये डेटा 1947 से लेकर 68 तक का है। और इसमें ओक रिज जैसे संवेदनशील परमाणु संयंत्रों के आसपास की फ्लाइंग डिस्क की तस्वीरें हैं। ऐसे प्रोपल्शन सिस्टम के दस्तावेज जो उस वक्त की किसी भी तकनीक से मेल नहीं खाते। ओक रिज का यहाँ आना कोई संयोग नहीं है। अगर आप पैटर्न देखें तो इन अज्ञात वस्तुओं की दिलचस्पी हमेशा हमारे परमाणु ठिकानों और मिसाइल साइलों में रही है। सच में ये काफी डरावना है। और सिर्फ पृथ्वी पर नहीं, ये दस्तावेज हमें चांद तक ले जाते हैं। नासा के अपोलो मिशन की कई घटनाएं अब आधिकारिक तौर पर अनिर्णित घोषित कर दी गई हैं। जैसे अपोलो 11 के दौरान बज एल्ड्रिन ने चांद की सतह के पास एक बहुत चमकीला प्रकाश स्रोत देखा था। हाँ, और फिर अपोलो 12 में एलन बीन ने अजीब सी रोशनी देखी, जिसके बाद तो पेंटागन ने आधिकारिक तौर पर चांद की एक तस्वीर भी जारी की जिसमें अज्ञात वस्तुओं को हाईलाइट किया गया था। लेकिन इन सब में मेरा मानना है कि अपोलो 17 का मिशन सबसे दिलचस्प है। बिल्कुल। 1972 वाला अंतरिक्ष यात्री जैक श्मिट ने कुछ चमकते हुए कण देखे थे जिसे 4th of July कहा गया,
और उसी मिशन की एक तस्वीर में चांद के क्षितिज पर तिकोने आकार में 3 बिंदु दिखाई देते हैं। हाँ, और दशकों तक हमें यही बताया गया कि वो सिर्फ कैमरे की खराबी थी या फिर यान से निकले बर्फ के कण थे। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। मैं सोच रही थी क्या वो सच में सिर्फ लेंस की खराबी नहीं हो सकते? पहले तो यही माना जाता था ना। देखिए, पहले बर्फ के कण एक बहुत ही सुविधाजनक बहाना था, क्योंकि तब की तकनीकी ये साबित नहीं कर सकती थी कि वस्तु कैमरे से 10 फीट दूर है या 10 किलोमीटर। तो अब 2026 के नए विश्लेषण में क्या बदला है? नई जांचकर्ताओं ने अंतरिक्ष यात्रियों के रियल टाइम ट्रांसक्रिप्ट्स को लिया और तस्वीरों की डेप्थ के साथ क्रॉस रेफरेंस किया। जब प्रकाश के परावर्तन और अंतरिक्ष के निर्वात में गतिशीलता का विश्लेषण किया गया, तो बर्फ के कण वाली थ्योरी भौतिकी के स्तर पर फेल हो गई। अरे वाह! हाँ, वो 3 बिंदु लेंस का भ्रम नहीं थे। वे एक बड़े भौतिक आकार का हिस्सा थे जो क्षितिज पर दूर मौजूद था, इसीलिए उन्हें वापस अनिर्णित श्रेणी में डाल दिया गया है। अगर निर्वात में भौतिक वस्तुओं की गतिशीलता हमें इतना हैरान करती है, तो आधुनिक सैन्य मुठभेड़ तो पूरी तरह से एरोडायनेमिक्स को ही चुनौती देती है। बिल्कुल। 2020 से 26 के बीच के जो 28 वीडियो जारी हुए हैं, लगभग 41 मिनट का इंफ्रारेड फुटेज है वो। उसमें 2023 की ईजियन सागर वाली घटना सबसे प्रमुख है। एक वस्तु समुद्र के ठीक ऊपर 80 मील प्रति घंटे की गति से उड़ रही है और बिना अपनी स्पीड कम किए बार-बार 90 डिग्री के टर्न ले रही है। हाँ, और ये कोई साधारण तेज मोड़ नहीं है। मतलब ये ऐसा है जैसे कोई कार हाईवे पर 80 की स्पीड में बिना ब्रेक लगाए अचानक 90 डिग्री मुड़ जाए। भौतिकी के नियमों के अनुसार किसी भी पारंपरिक विमान के लिए तो ये असंभव है। सटीक रूप से। अगर कोई फाइटर जेट ऐसा करे, तो गुरुत्वाकर्षण बल और दबाव उस विमान को हवा में ही चीर देगा। एक मानर पायलट 9G फोर्स पर ब्लैकआउट हो जाता है। बाप रे! और हमारे सबसे मजबूत ड्रोन शायद 15 या 20G पर टूट जाते हैं। बिल्कुल सही। और ईजियन सागर वाली ये वस्तु बिना किसी पंख या दिखाई देने वाले इंजन के ये सब कर रही थी। शायद वे अपने चारों ओर के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र को ही कंट्रोल कर रहे हैं। और ये सिर्फ समंदर पर नहीं हो रहा। मध्य पूर्व में सीरिया में एक पारदर्शी नारंगी आकार देखा गया। यूएई में चमकने वाले बिंदु रिकॉर्ड किए गए। और वो 2013 का 8 पॉइंट वाला तारा भी इसी में शामिल है। हाँ, जिसे पूर्व आरो प्रमुख शॉन किर्कपैट्रिक जेट इंजन का रिफ्लेक्शन मानते हैं, लेकिन पेंटागन खुद इस पर सहमत नहीं है। और इंडो पैसिफिक में फुटबॉल के आकार की वस्तु भी दिखी। लेकिन इन सब में क्वालिटेटिव डेटा के मामले में जिसने सबसे बड़ी लकीर खींची है, वो है 2023 की पश्चिमी अमेरिका की घटना। ओ हाँ, आई ऑफ सौरॉन वाली घटना। ये बहुत ही अजीब थी, क्योंकि इसमें मानवीय आंखों से देखा गया नजारा और उच्च स्तरीय सेंसर डेटा दोनों एकदम सटीक बैठते हैं। कानून प्रवर्तन एजेंटों ने से देखा था ना। उन्होंने बताया कि ये एक नारंगी रंग का ऑर्ब था जिसमें कोई पुतली नहीं थी और उसकी सतह ऐसी थी जैसे अंदर कोई तूफानी बॉलिंग बॉल घूम रही हो। हाँ, और एजेंटों ने देखा कि बड़े मदर ऑर्ब्स आसमान में रुके हुए थे और उनमें से 2 से 4 छोटे लाल ऑर्ब्स निकाल रहे थे। और एफबीआई की एक तस्वीर है जिसमें 130 से 195 फीट लंबी एक कांस्य धातु की वस्तु दिखती है जो रोशनी से प्रकट होती है और बिना कोई आवाज किए अचानक गायब हो जाती है। अगर हम इसे व्यापक परिप्रेक्ष्य से जोड़कर देखें, तो 195 फीट लंबी धातु की वस्तु जब हवा में अचानक आती और जाती है, तो एक भयंकर शॉकवेव या सोनिक बूम होना चाहिए। लेकिन वहां कोई आवाज नहीं थी। बिल्कुल नहीं। रडार और थर्मल सिस्टम दोनों ने पुष्टि की कि कोई भी अकॉस्टिक हस्ताक्षर वहां नहीं था। जब इतने सारे प्रशिक्षित अधिकारी अपनी आंखों से कुछ देखते हैं और मशीनें उसी पल उसे दर्ज करती हैं, तो खराब डेटा का तर्क पूरी तरह खत्म हो जाता है। तो इस सब को समझने और संस्थागत रूप देने के लिए ही तो सरकार ने 2026 के एनडीआई कानून का सहारा लिया है। $900 अरब से ज्यादा का बजट है इसका। हाँ, नेशनल डिफेंस ऑथराइजेशन एक्ट। इसमें यूएपी पारदर्शिता को अनिवार्य बना दिया गया है। इसके 3 मुख्य नियम हैं। पहला, 1 जनवरी 2004 के बाद के सभी यूएपी इंटरसेप्ट्स की रिपोर्ट कांग्रेस को देनी होगी। दूसरा, डेटा आरोप के साथ तुरंत साझा करना होगा। और तीसरा, पुराने क्लासिफिकेशन नियमों को बदलना होगा। और इसके साथ सेफर स्काइज एक्ट भी तो लाया गया है ना? हाँ, जो पुलिस को ड्रोन्स को गिराने का अधिकार देता है, क्योंकि संवेदनशील ठिकानों के पास उड़ने वाले यूएपी को अक्सर पुलिस सिर्फ ड्रोन समझ लेती है। ये बहुत ही व्यवहारिक कदम है। पुलिस को अधिकार देने से सरकार दरअसल डेटा को छांट रही है, ताकि आम ड्रोन्स को तुरंत बेअसर किया जा सके और जो बच जाएं, उन्हें स्पष्ट रूप से यूएपी माना जाए।
और इस डेटा को छांटने का बड़ा काम एआरओ कर रहा है। अभी उनके पास 2000 से ज्यादा मामले हैं। अगस्त 2025 में उन्होंने एक नैरेटिव डेटा वर्कशॉप भी की थी। बिल्कुल, एआई का उपयोग करके पुराने गवाहों की कहानियों और रडार डेटा में पैटर्न ढूंढने के लिए। लेकिन यहाँ मुझे एक बात समझ नहीं आती। शॉन किर्कपैट्रिक लगातार कहते हैं कि ये सब सिर्फ खराब डेटा है, जबकि क्रिस्टोफर मिलोन और एवी लोब मानते हैं कि इससे विज्ञान के नियम बदल सकते हैं। ये विज्ञान जगत का बहुत बड़ा मतभेद है। तो इस सब का आखिर मतलब क्या है? अगर पूर्व एआरओ डायरेक्टर किर्कपैट्रिक कह रहे हैं कि ये सिर्फ खराब डेटा है, तो क्या हम एआई का इस्तेमाल करके सिर्फ शोर में झूठे पैटर्न ढूंढने की कोशिश नहीं कर रहे हैं? देखिए, एआई में फॉल्स पॉजिटिव का खतरा तो हमेशा रहता है, लेकिन इस वर्कशॉप का तरीका बहुत उन्नत है। ये सिर्फ शब्द नहीं मिलाता। मतलब? मान लीजिए 60 के दशक में किसी पायलट ने कुछ देखा। एआई उस सटीक तारीख, समय और लोकेशन को लेगा और फिर उस वक्त के रडार डेटा, मौसम के गुब्बारों और रेडियो सिग्नल के साथ उसे क्रॉस चेक करेगा। समझी। तो कचरा अपने आप बाहर हो जाएगा। बिल्कुल, किर्कपैट्रिक सही हैं कि बहुत से डेटा कचरा निकलेगा, लेकिन मिलोन और लोब ये कह रहे हैं कि जो मुट्ठी भर घटनाएं बचेंगी, जहां कहानी और सेंसर डेटा एकदम मैच करेंगे, वो भौतिकी को चुनौती देने के लिए काफी हैं। लेकिन सरकार के इस पारदर्शी रवैये की पूरी इमारत 9 मई 2026 को हिल जाती है। हाँ, हाउस ओवरसाइट कमेटी की वो सुनवाई। बिल्कुल। एक तरफ सरकार परस्यू पोर्टल के जरिए पूर्ण पारदर्शिता का दावा कर रही है, और ठीक एक दिन बाद सुनवाई में लुइस एलिज़ोंडो ने शपथ लेकर कहा कि अमेरिका और कुछ दुश्मन देशों के पास यूएपी तकनीक मौजूद है। उन्होंने इसे दशकों पुरानी हथियारों की गुप्त होड़ बताया। हाँ, और माना कि एलियन यानों को हासिल करने और उन्हें रिवर्स इंजीनियर करने के गुप्त प्रोग्राम चलाए गए हैं। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये बयान शपथ के तहत दिया गया था। इससे सवाल ये नहीं रह जाता कि आसमान में क्या है, बल्कि ये हो जाता है कि जो हम जानते हैं उसे कंट्रोल कौन कर रहा है। और इसी कंट्रोल का खुलासा माइकल शेलेनबर्गर की 12 पन्नों की रिपोर्ट में हुआ। उन्होंने एक विसल ब्लोअर के हवाले से इमैक्युलेट कॉन्स्टेलेशन नामक एक बहुत ही गुप्त प्रोग्राम का खुलासा किया। अनएक्नॉलेज्ड स्पेशल एक्सेस प्रोग्राम या यूसेप। हाँ, और ये आरओ की पहुंच से पूरी तरह बाहर है। ये उच्च गुणवत्ता वाली यूएपी तस्वीरें और सेंसर डेटा छिपाता है। और तो और फाइसा के तहत निगरानी के आरोप भी हैं। टिम गैलोडेट और माइकल गोल्ड ने भी इसका समर्थन किया है। तो मैं सोच रही थी, एक तरफ सरकार पूर्ण पारदर्शिता का दावा कर रही है और दूसरी तरफ विसल ब्लोअर्स कह रहे हैं कि असली डेटा इमैक्युलेट कॉन्स्टलेशन जैसे गुप्त प्रोग्रामों में छिपा है। ये दोनों बातें एक साथ सच कैसे हो सकती हैं? इससे एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है, और इसका जवाब है कंपार्टमेंटलाइजेशन। अमेरिका में दो अलग अधिकार क्षेत्र हैं, टाइटल 10 जो सैन्य ऑपरेशंस के लिए है और टाइटल 50 जो गुप्त खुफिया ऑपरेशंस के लिए है। अच्छा, तो ये दोनों अलग काम करते हैं। हाँ, इमैक्युलेट कॉन्स्टलेशन जैसे प्रोग्राम ऐसे बनाए जाते हैं कि वो कांग्रेस और आरओ दोनों की नजरों से बचे रहें।
तो संभव है कि आरओ पूरी ईमानदारी से डेटा शेयर कर रहा हो, लेकिन मुख्य डेटा पाइपलाइन को किसी गहरे स्तर पर पहले ही डाइवर्ट कर दिया गया हो। बाप रे, ये तो सिस्टम के अंदर ही एक जंग चल रही है। और इसके जो भू राजनीतिक निहितार्थ हैं, वो किसी साइंस फिक्शन से ज्यादा डरावने हैं। बिल्कुल, इसे रक्षा की भाषा में रणनीतिक आश्चर्य या स्ट्रेटेजिक सरप्राइज कहते हैं। मतलब अगर एजियन सागर वाली वो वस्तु जो 90 डिग्री मुड़ रही थी, वो रूस या चीन की तकनीक हुई, तो अमेरिका का 900 अरब का रक्षा बजट तो बेकार हो गया एक झटके में। और एक और बड़ा खतरा है इन वस्तुओं की ट्रांसमीडियम क्षमता। ट्रांसमीडियम मतलब जो हवा से सीधे पानी में जा सकें। बिल्कुल। एक ऐसा यान जो अंतरिक्ष से वायुमंडल में आए और बिना आवाज किए, बिना स्पीड कम किए सीधे समुद्र में घुस जाए। हमारे रडार हवा के लिए हैं और सोनार पानी के लिए। तो मतलब कोई भी ऐसा सिस्टम नहीं है जो इन दोनों माध्यमों में एक साथ इतनी तेज वस्तु को ट्रैक कर सके। सही कहा, ये राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक बहुत बड़ा अंधा धब्बा है। 2026 के इन दस्तावेजों और सुनवाइयों ने सच में दशकों के संदेह को एक ठोस रूप दे दिया है। अपोलो मिशन के रहस्य, लाल और कांस्य रंग के ऑर्ब्स और इमैक्युलेट कॉन्स्टलेशन में छिपा डेटा, ये सब मिलकर हमारी वास्तविकता को चुनौती देते हैं। हाँ, और इस विश्लेषण को सुनने वालों के लिए एक अंतिम बात है जो शायद सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर करती है। शेलनबर्ग की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इमैक्युलेट कॉन्स्टलेशन के पास ऐसे सबूत हैं जो इंसानी आंखों से देखे ही नहीं जा सकते। जो सिर्फ मल्टीस्पेक्ट्रल सेंसर से ही दिखते हैं। बिल्कुल। ये सोचने वाली बात है। अगर ये तकनीकें या वस्तुएं सिर्फ विशेष सेंसर से ही दिखाई देती हैं, तो अभी इस वक्त हमारे आसमान में ऐसा क्या उड़ रहा होगा जिसे हमारी आंखें देखने में पूरी तरह से असमर्थ हैं। शायद असली दुनिया हमारी देखने की क्षमता से कहीं ज्यादा विस्तृत और रहस्यमयी है।